जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? सब लोग खैरियत से? मुराद सईद साहब के बारे में इतला ये आई है कि वो रुपोशी के दौरान भूत बन चुके हैं और वो भूत इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा की पूरी गवर्नमेंट को हिला रहा है और किसी का दरवाजा बज रहा है, किसी की कुर्सी खिसक रही है, किसी के छत से कुछ चीजें गिर रही हैं। तो मुराद सईद साहब भूत कैसे बने, ये हम आपको आज के वीलॉग में पूरी तफसील से बताएंगे। और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के बारे में गवर्नमेंट ने ऐलान कर दिया है कि वो तोसीन नहीं लेना चाहते, लिहाजा उनकी एक्सटेंशन का चैप्टर मुकम्मल तौर पर क्लोज है। क्या ये बात दुरुस्त है? ये भी हम आपको आज के वीलॉग में पूरी तफसील से बताएंगे। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस तारक जहांगीरी साहब की डिग्री मनसूख कर दी गई है। अब क्या वो जज रह सकेंगे या नहीं रह पाएंगे, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है जो आज के शो में पूरी तरह डिस्कस होगा। और इमरान खान साहब ने यह कह दिया है कि बात अगर होगी तो सिर्फ फौज से होगी, इसके अलावा किसी से कोई मुज़ाकरात नहीं हो सकते। इमरान खान साहब सिर्फ फ़ौज पाकिस्तान से मुज़ाकरात क्यों करना चाहते हैं, ये भी आपको इसी वीलॉग में आज बताया जाएगा। और इमरान खान साहब के खिलाफ जो दूसरा तोशाखाने का केस है, उसके जुडिशल रिमांड में इजाफा कर दिया गया। अब 16 सितंबर तक जुडिशल रिमांड इमरान खान साहब का हो चुका है। वो 16 सितंबर तक जेल के अंदर ही रहेंगे, वहां से निकलने का उनका कोई चांस नहीं है। और इसके साथ साथ इमरान खान साहब ने 8 सितंबर के जलसे के लिए जो 3 नुक्ते हैं वो जारी कर दिए हैं कि किन 3 नुक्तों में ये जलसा होगा। वो नुक्ते कौन कौन से, ये भी हम आपको आज के वीलॉग में बताएंगे। और इसके साथ साथ इमरान खान साहब ने यह भी कह दिया है कि ये जो 9 मई का वाक़या, ये मियां नवाज शरीफ साहब और इस पूरे ख़ानदान के लिए इंश्योरेंस पॉलिसी है। कैसे ये इंश्योरेंस पॉलिसी है, ये भी आपको आज के वीलॉग में बताया जाएगा। और पेशावर के अंदर, जहां खैबर पख्तूनख्वा पूरे के अंदर बल्कि पीटीआई की गवर्नमेंट है, वहां आज 9 मई के केस के ऊपर जो बरियत की दरख्वास्त दी गई थी उसे मुस्तरद कर दिया गया। अब जो बहुत बड़े बड़े लीडर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उन सब को 9 मई का जिम्मेदार करार देना बहुत आसान हो गया। ये कैसे हुआ, ये भी आपको इसी वीलॉग में बताया जाएगा। लेकिन वीलॉग की तरफ जाने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और ये जो बेल आइकन है उसको जरूर प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और यही वो सपोर्ट है, यही वो ताउन है जो आप हमारे साथ कर सकते हैं। सबसे पहले पेशावर की तरफ जाते हैं। पेशावर के अंदर क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट है, लिहाजा उसके बारे में यह कहा जाता है कि वो गवर्नमेंट वहां पे कुछ भी करवा सकती है। लेकिन आज हुकूमत को एक बहुत बड़े सदमे से गुजरना पड़ा और वो सदमा है 9 मई के केसेस के बारे में। क्योंकि पूरे पाकिस्तान के अंदर 9 मई के केसेस दर्ज हैं, तो पेशावर के अंदर भी दर्ज है। वहाँ पे पीटीआई के बड़े बड़े जो लीडर्स हैं, बल्कि 29 बड़े मुल्ज़मान जो हैं, उन सब के केसेस पेशावर के अंदर चल रहे हैं। वहाँ पे पीटीआई की गवर्नमेंट भी है, लेकिन आज वहाँ पे इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में केस चल रहा था और उसमें जज मोहम्मद इकबाल साहब हैं, उनकी अदालत में केस आया। गवर्नमेंट का ये कहना, बल्कि मुल्ज़मान का ये कहना है कि हमें बरी कर दिया जाए बाइज़्ज़त तरीके से इस सारे जराइम में, क्योंकि हम लोग मुलव्वस ही नहीं हैं। लेकिन जज साहब ने बरीयत की दरख्वास्तें खारिज कर दी हैं और उन सब से कहा है कि जनाब आपको अदालत का सामना करना पड़ेगा, आपको अपने किए का दम भरना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा कि आपने क्यों रियासत के ऊपर 9 मई 2023 को हमला किया था। तो जो लोग इससे 29 मुल्ज़मान की लिस्ट में शामिल हैं, उसमें जो बड़े लोग हैं उसमें आरिफ यूसुफ साहब हैं, कामरान बंगश साहब हैं, तैमूर सलीम झगड़ा साहब हैं और इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बड़े नाम हैं खैबर पख्तूनख्वा के अंदर और इस वक्त गवर्नमेंट के अंदर भी उनका बहुत अमल दखल है। तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बड़ा सदमा मिला है पेशावर के अंदर, जहां उन सब का ख्याल ये था कि वो अपने केसेस को मैनेज कर लेंगे। फिर आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से, बल्कि इमरान खान साहब की तरफ से 8 सितंबर का जो जलसा है उसके लिए 3 नुक्ते रिलीज़ किए गए। इमरान खान साहब ने कहा कि जो हमारा जलसा हो रहा है उसका जो पहली वजह है वो ये है कि हमारा मैंडेट वापस किया जाए। इमरान खान साहब का ये कहना है कि 8 फरवरी को पूरी कौम ने इन्हें मैंडेट दिया था, इन्हें प्राइम मिनिस्टर बनाया था, इनका इक़्तिदार जो था उसका रास्ता खोला था, लेकिन इसको चोरी कर लिया गया मैंडेट को। तो हम जो 8 सितंबर को ऐलान करेंगे, जो दावा करेंगे, जो पुश करेंगे और जो मुतालबा करेंगे वो ये है कि हमारा मैंडेट वापस किया जाए। तो ये पहला नुक्ता है। उसके बाद दूसरा नुक्ता ये है कि कब्ज़ा ग्रुप से हकीकी आज़ादी दिलवाई जाए। कि उनका ये कहना है कि जो लोग इस वक्त इक़्तिदार पे काबिज़ हैं वो सब कब्ज़ा ग्रुप हैं और उन्होंने इक़्तिदार पे कब्ज़ा किया हुआ है और जब तक ये लोग मौजूद हैं पाकिस्तान के अंदर हकीकी आज़ादी नहीं आ सकती। तो अगर हमने हकीकी आज़ादी हासिल करनी है तो हमने इन सब लोगों को फारिग करना है, यहाँ से निकालना है। तो ये दूसरा नुक्ता है इमरान खान साहब की तरफ से। और तीसरा और अहम नुक्ता उनका ये है
कि हम आज़ाद अदलिया के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। अब सवाल ये है कि आज़ाद अदलिया जो है वो कहाँ से आएगी? क्या इमरान खान साहब ये फैसला करेंगे कि किस जज को रहना है, किस जज को नहीं रहना? काजी फ़ायज़ ईसा साहब ठीक हैं, काजी फ़ायज़ ईसा साहब ठीक नहीं है, और कल को अगर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब भी इनकी तवक्कुआत पे पूरे नहीं उतरते तो क्या ये उसके खिलाफ भी तहरीक चलाएंगे? तो इमरान खान साहब इस मामले में कन्फ्यूज़ है। इमरान खान साहब का ख्याल ये है कि सिर्फ वही अदलिया आज़ाद है जो इनको रिलीफ देती है, और जहां से इनको रिलीफ नहीं मिल सकता फिर वो जज भी कंप्रोमाइज्ड हैं, फिर वो अदालत भी कंप्रोमाइज्ड है, वो आज़ाद अदलिया कहलाने की काबिल ही नहीं है। तो इमरान खान साहब ये चाहते हैं कि उनके जो जज हैं उन सबको सीटों पे होना चाहिए, इसके अलावा किसी जज को वो जज मानने के लिए तैयार नहीं है। सवाल फिर वही है जो मैं यहाँ पे छोड़ के जा रहा हूँ कि कल को अगर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब भी कानून और आइन के मुताबिक फैसले करते हैं, इमरान खान साहब के दबाव में नहीं आते, इमरान खान साहब को उनसे भी रिलीफ नहीं मिलता, और वो भी कोई जुडिशल कमीशन नहीं बनाते 8 फरवरी के इलेक्शंस के ऊपर, तो फिर इमरान खान साहब क्या उन्हें आज़ाद जज मानेंगे या नहीं मानेंगे? ये एक सवाल है वैसे, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आज ही ये पूछ लेना चाहिए, क्योंकि अगर आज नहीं पूछते तो कल को ये वक्त आ जाएगा कि हो सकता है कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के खिलाफ भी ठीक ठाक किस्म का धरना इस्लामाबाद के अंदर जारी हो, और उसके वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बार बार ऐलान कर रही हो कि अदलिया को आज़ाद करो, और ये जो जज हैं ये कंप्रोमाइज़ हैं, ये वो जज हैं जो बिके हुए हैं, ये वो जज हैं जो दबाव में हैं, तो इन जजों से पूरे पाकिस्तान को छुड़ाया जाए वगैरह वगैरह। इमरान खान साहब ने आज भी कुछ बात की और उनकी कुछ बातें मीडिया तक आई। उसमें उन्होंने ये कहा कि ये जो मुज़ाकरात है सिर्फ उन लोगों से हो सकेंगे जो बाख्तियार हैं और जिन्होंने इनको कुर्सियों पर बिठाया है। हम उन लोगों से मुज़ाकरात नहीं कर सकते जिनके पास कोई इख्तियार नहीं है, या जो बेनिफिशरी हैं मेरी जेलों के, मेरे मुकदमों के, तो मैं इनसे कैसे बात करूंगा? और अगर मैं इनसे बात करूंगा तो इसका मतलब ये होगा कि फिर मैं फार्म 47 की गवर्नमेंट को तस्लीम कर रहा हूं। तो जब मैंने मानता ही नहीं हूं तो फिर मुज़ाकरात तो नहीं हो सकेंगे। लेकिन आगे चल के उन्होंने ये भी कहा कि जो महमूद अचकज़ई साहब हैं उनके पास पूरा मैंडेट है कि वो किसी से भी मुज़ाकरात कर सकते हैं, और अगर उनके पास कोई फार्मूला है तो हम फार्मूला लेके हमारे पास आए, फिर उस पर बात करेंगे। अब अजीब से तादाद है कि एक साइड पे वो फार्म 47 की गवर्नमेंट को मानते नहीं है, दूसरी साइड पर उन्होंने महमूद अचकज़ई साहब को फुल इख्तियार दे दिए हैं कि आप किसी के साथ भी बात करके फिर फार्मूला बनाएं और वो फार्मूला हमारे पास लेके आए और फिर हम फैसला करेंगे। भाई ये जो फार्म 47 है इसकी गवर्नमेंट आपके लिए हराम है। महमूद अचकज़ई साहब जो आपके इस वक्त बहुत बड़े इत्तेहादी हैं और जो आपकी तहरीक को लीड कर रहे हैं उनके लिए जायज़ है। आप कहते हैं कि आप मुज़ाकरात कर लो, हम मुज़ाकरात नहीं करेंगे। ये ऐसा है जी कि सज्जा हाथ जो हलाल है, खब्बा हाथ जो हराम है। तो ये अजीब सी बात है। फैसला करें कि आपने इनके साथ बात करनी है या नहीं करनी, और अगर आपने इससे बात नहीं करनी तो वो लोग बकौल आपके जो इन्हें ला के बिठा रहे हैं उनके बारे में आपका ख्याल ये है कि उनसे मुज़ाकरात हो सकते हैं। यानी जो बिठाए गए जो बेनिफिशरी हैं उनसे नहीं हो सकती बात, और जिन्होंने इनको बिठाया है उनके साथ मुज़ाकरात हो सकते हैं। भाई अगर ये जालिम है तो वो बड़े जालिम तो वो हैं जिन्होंने इनको ला के यहाँ पे बिठाया है, तो आप उनके साथ मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हैं, इनके साथ मुज़ाकरात करने के लिए तैयार नहीं। कोई अजीब सी बात है, अजीब सा मंतक है। ये फैसला करें कि आपने मुज़ाकरात करने या नहीं करने, और अगर आपने सिर्फ वफाज पाकिस्तान से करने हैं तो उनके साथ क्यों कर रहे हैं? उनको तो आप कह रहे हैं कि वो जो हैं कौन है, वो न्यूट्रल हैं और न्यूट्रल जानवर होता है, और उनके बारे में तो आपने ये भी कहा था कि ये सब वो लोग हैं जिन्होंने बंगाल ढाया थे, यानी मीर सादक हैं और मीर जाफ़र हैं, तो आप उनके साथ तैयार हैं, इनके साथ तैयार नहीं। अजीब सी बात है वैसे। इसके बाद उन्होंने आगे चल के कहा कि नवाज शरीफ जो है ना 2.5 साल ये कहते रहे कि वोट को इज्जत दो, फिर उन्होंने यू टर्न ले लिया, और इस यू टर्न की वजह से इनका नाम तो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आना चाहिए, वहाँ पे तो एंट्रीज होनी चाहिए। फिर उन्होंने कहा कि मैंने पाकिस्तान में क्रिकेट खेला, क्रिकेट की उस सतह तक गया जिस तक आज तक कोई खिलाड़ी नहीं जा सका, और फिर मैं वेलफेयर का काम करने वाला पाकिस्तान का सबसे बड़ा चैंपियन हूँ, और इनमें से कौन है जिसने क्रिकेट खेली है, कौन है जिसने वेलफेयर का काम किया है? लेकिन मेरा ख्याल है इमरान खान साहब से बड़े चैंपियन जो थे वो अब्दुल सारीदी साहब थे। खान साहब उनको भूल जाते हैं, कहते हैं कि वो तो कुछ भी नहीं, सिर्फ मैंने क्योंकि हॉस्पिटल बनाया है तो मैं उनसे बड़ा हूँ। तो ये एक अजीब सी बात है। फिर वो ये कहते हैं कि मैं सबसे बड़ा क्रिकेटर हूँ, तो भाई पाकिस्तान के अंदर सिर्फ आप क्रिकेटर हैं, तो बाकी फिर मेरा ख्याल क्रिकेट पे पाबंदी लग जानी चाहिए। बाकी आपसे भी बड़े बड़े खिलाड़ी यहाँ पे निकले हैं, गो वो वर्ल्ड कप नहीं जीत सके, और किस्मत की देवी आप पे मेहरबान थी, आपने वर्ल्ड कप जीत लिया था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप सबसे बड़े खिलाड़ी हैं। आपने क्योंकि वेलफेयर का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट चलाया तो उसके बाद आपको मसलसल प्राइम मिनिस्टर भी होना चाहिए, और आपको मुकम्मल इख्तियार होना चाहिए कि आप किसी किस्म की यावी भी मार सकते हैं वहाँ पे, और कोई शख्स आपको पूछ नहीं सकता, और आप किसी किस्म की गड़बड़ भी कर सकते हैं, जिसको चाहें कान से पकड़ के बिठा दें, किसको चाहें उठा लें। ये इस टाइप की जो हरकतें हैं, मेरा ख्याल है इस चीज़ की गुंजाइश अब नहीं होनी चाहिए। फिर उसमें उन्होंने कहा कि एक उस बंदे को भी का नाम भी गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आना चाहिए जिसने मुझे गिरफ्तार करने का हुक्म दिया था। अब वो बंदे का नाम तो बताएं जिसने आपका नाम
गिरफ्तारी की लिस्ट में डाला था और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में उसका नाम आना चाहिए। फिर उन्होंने कहा कि ये जो 9 मई है ये बेसिकली शरीफ फैमिली की इंश्योरेंस पॉलिसी है और जब तक 9 मई का मामला है उस वक्त तक इनकी इंश्योरेंस चल रही है। जब ये मामला सेटल हो जाएगा तो गवर्नमेंट चली जाएगी। तो ये बात वैसे मैं बड़ी हद तक इमरान खान साहब की मानता हूँ कि गवर्नमेंट जो है वो 9 मई के पीछे छुपने की कोशिश करती है और कहती है कि ये देखें ये 9 मई के लोग हैं, बस तो इनके साथ तो यही होना चाहिए था और इसीलिए ये मामला को सेटल नहीं करना चाहते। आज अडयाला जेल के अंदर एहतसाब अदालत की समाअत हुई। जज नासिर जावेद राना साहब जज थे और उसमें उन्होंने इमरान खान साहब का जो जुडिशल रिमांड है उसमें 16 सितंबर तक तोसी कर दी है। और ये जो जुडिशल रिमांड है ये तोशाखाना 2 का केस है जो नया केस बना है इमरान खान साहब के खिलाफ। और उसमें आज इमरान खान साहब के वकला ने बहुत ज़ोर लगाया। उन्होंने कहा जी ये केस तो वही है जो इससे पहले बन चुका है, ये केस मुख्तलिफ नहीं है उससे। तो एक ही केस के अंदर दूसरी मरतबा उसको केस बनाना, फिर उसके ऊपर सज़ा देना और मुकदमा बनाना, ये अजीब सी बात है। तो आप इसको खारिज कर दें, जज साहब ने खारिज नहीं किया। और इस तोशाखाना जो 2 का केस है उसके अंदर भी यही कहा जा रहा है कि 10 मई 2021 को जब इमरान खान साहब और बुशरा बीबी सऊदी अरेबिया गए थे तो वहाँ बल्गारी का एक ज्वेलरी सेट उन्हें मिला था, फिर अंगूठी दी गई थी, फिर ब्रेसलेट दिया गया था, फिर इसके अलावा को जो कान की बालियाँ हैं वो दी गई थी और एक नेकलेस है वो दिया था और वो भी बुशरा बीबी ने गायब कर दिया था और उसका कोई आसार जो है वो तोशाखाने से नहीं मिला। तो इस पे तोशाखाना 2 केस बनाया गया जिसको जज साहब ने तस्लीम कर लिया। तो अब मेरा ख्याल है ये केस चलेगा और इसके ऊपर बरियत जो है इमरान खान साहब की वो मुश्किल नज़र आ रही है। दूसरा केस पिछले चंद दिनों से जस्टिस तारिक जहांगीरी साहब की डिग्री का इशू बना हुआ था और ये कराची यूनिवर्सिटी में ये इशू गया था और उसकी वजह ये थी कि उन्होंने कराची यूनिवर्सिटी से LLB किया था और 40 साल पहले की बात है ये। वहाँ पे इनकी डिग्री के मामले में एक ख़त लिखा गया था कि ये बताया जाए कि डिग्री सही है या गलत है। वहाँ पे सिंडिकेट का इजलास हुआ, उसके अंदर 21 मेंबर थे और फिर उस बल्कि ये कमेटी जो थी एक कमेटी बनी थी और उस कमेटी के 21 रुकन थे। उसमें से एक रुकन है डॉक्टर रियाज अहमद साहब, ये अप्लाइड केमिस्ट्री के प्रोफेसर हैं और इनक ये जिस दिन ये मीटिंग हो रही थी आज से 2 दिन पहले तो इनको रास्ते से गिरफ्तार कर लिया गया था। पुलिस ने गिरफ्तार किया इनको टीपू सुल्तान रोड से और फिर इन्हें फौरी तौर पर जमशेद क्वार्टर्स थाने ले जाया गया। वहाँ कुछ देर रखने के बाद इसको बहादुराबाद थाने में ले जाया गया, फिर वहाँ पर रखने के बाद इन्हें ब्रिगेड पुलिस स्टेशन ले जाया गया। तो इन्हें पुलिस घुमाती रही, इधर से उधर, उधर से इधर, इधर से उधर और उसके बाद 8-9 घंटे 10 घंटे इन्हें अपने पास रख के फिर इनकी बेगम पहुंच गई थाने। तो वहाँ पे पुलिस ने फिर उन्हें उनकी बेगम के हवाले कर दिया कि आप इसे ले जाए। आज उनकी वीडियो भी एक रिलीज़ हुई है जिसमें उन्होंने कहा जी मेरे साथ बड़ी ज़्यादती हुई है। तो बज़ाहिर ये महसूस होता है कि डॉक्टर रियाज अहमद साहब को सिंडिकेट के उस इजलास से बाज रखना था कि ये वहाँ पर ना रहें और उससे पहले इन्होंने ये एतराज़ किया था कि ये 40 साल पुरानी डिग्री का जो इशू बन रहा है ये एक पॉलिटिकल इशू है और हमें इस किस्म की चीज़ों में नहीं पढ़ना चाहिए। लेकिन बहरहाल उसके बावजूद ये एक सिंडिकेट का इजलास हुआ और उसने जस्टिस तारिक महमूद साहब की डिग्री और उनकी जो एनरोलमेंट है उसे मनसूख कर दिया, उसे कैंसिल कर दिया है। तो अब ये जो कैंसिलेशन है इसके बाद एक नया सा सवाल पैदा हो रहा है कि क्या उसके बाद जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब जो हैं वो जस्टिस रह सकेंगे या फिर उन्हें अपनी सीट छोड़नी पड़ेगी। आज वैसे तौहीन अदालत का केस था इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर कि जिसमें जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब की डिग्री का इशू के ऊपर जो अदालत की तौहीन हुई थी, जज साहब की तौहीन हुई थी, वो केस होना था लेकिन उसको ज़ाहिर आगे उसकी तारीख चलेगी, आज उसकी समाअत नहीं हो सके। तो अब जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब के बारे में मेरा ख्याल ये है कि शायद अनकरीब ये सीट खाली हो जाए क्योंकि स्टेट जो है वो बाकायदा पोजीशन ले चुकी है और यूनिवर्सिटी से भी कोई बहुत अच्छी खबर इनके लिए नहीं आई। आज गवर्नमेंट की तरफ से वादे तौर पे डिक्लार दे दिया गया है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज ईसा साहब तोसी नहीं लेना चाहते, उन्होंने साफ इनकार कर दिया, लिहाजा उनकी तोसी का जो चैप्टर है उसे क्लोज समझा जाए। आज़म नज़ीर तारड़ साहब जो वज़ीर कानून है आज उन्होंने कहा कि हमने खुद पूछा था, मेरे सामने उन्होंने कहा था वो बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है। जब इंटरेस्टेड ही नहीं है तो फिर जो कानून साजी है उसका कोई तुक ही नहीं बनता, लिहाजा ये मामला है ही नहीं। उससे पहले राना सनाउल्लाह साहब भी ये कह चुके हैं कि चीफ जस्टिस साहब क्योंकि इंटरेस्टेड नहीं है, वो बिल्कुल तोसी नहीं लेना चाहते हुए चाहते हैं कि वो अपनी मुद्दत पूरी करने के बाद रिटायर हो जाएं और एक रिटायरमेंट की भरपूर किस्म की ज़िंदगी गुजारें। तो हम कौन होते हैं कि उनकी जो मुद्दत मुलाजमत है उसमें तोसी कर दी जाए। तो अब मेरा ख्याल है ये मामला ख़त्म हो गया और अब जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बन के ही रहेंगे। अलबत्ता ये हो सकता है कि गवर्नमेंट इसके लिए शायद कोई खसूसी कानून साजी कर ले
और उसके बाद फिर कोई पैनल बन जाए 3 जजेस का और उनमें से किसी एक को सिलेक्ट कर लिया जाए। गवर्नमेंट जो पुराना सिस्टम होता था गवर्नमेंट उस तरफ चली जाए, लेकिन सरदस ये भी मुझे नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि इस दौरान गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सरगर्मी दिखाई गई थी, लेकिन फिर ये मामला रुक गया। और ये रुका क्यों है, एक है बहुत बड़ी मिस्ट्री ये भी, कि जब गवर्नमेंट ये चाहती थी कि ये पूरे सिस्टम को रिवर्स करके फिर किसी और को चीफ जस्टिस बना दे, तो अब गवर्नमेंट इस पर रुक क्यों गई है। कुछ लोगों का ये कहना है कि अब सब लोगों को अंदाज़ा हो गया है कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो हैं वो कानून और ज़ाब्ते के मुताबिक चलेंगे। वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कोई रिलीफ कैंप नहीं कायम करेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, और इस वजह से शायद महसूस ये किया गया कि इस प्रोसेस को उसी तरह चलने दें जैसा ये रहा, इसके बजाय कि इसको छेड़ दिया जाए, और अगर इसको छेड़ दिया गया तो फिर इसको समेटना मुश्किल हो जाएगा। तो अब महसूस ये होता है कि जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब वक्त पर रिटायर हो रहे हैं और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो हैं वो अगले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होंगे, और इसका जो फैसला है आने वाले 1-2 हफ्तों के अंदर हो जाएगा। नोटिफिकेशन हो सकता है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जारी कर दे। आज मुराद सईद साहब के बारे में बड़ी ज़बरदस्त किस्म की खबरें बाहर निकली। ये खबरें बाहर निकली कि वो रुपोश हैं, वो सामने किसी जगह आ नहीं रहे, लेकिन इसके बावजूद खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत वही चला रहे हैं, वही चीफ मिनिस्टर को मैसेज करते हैं और चीफ मिनिस्टर साहब मजबूर होते हैं उनके फैसलों पर अमल दरामद करने के लिए। जो आतिफ खान और शकील खान का इशू बना था, इसके ऊपर भी मुराद सईद साहब ने ही किया था ये सब कुछ, और उन्होंने इस मामले को इतना फैला दिया कि उसके बाद वहाँ पे फसादात फैल गए। फिर जो खातून मिशाल यूसुफजई हैं, उनकी जो मशावरत है, जो कि वो मशीर थी गवर्नमेंट की, उनके खात्मे में भी मुराद सईद साहब का हाथ था। फिर यहाँ पे जो इख्तलाफात पैदा हो रहे हैं पार्टी के अंदर, जो वफाक के अंदर दरार आ रही है या खैबर पख्तूनख्वा के अंदर आ रही है, मुराद सईद साहब उसके ज़िम्मेदार हैं। वो बाकायदा फ़ोन करते हैं, वो फ़ोन करने के बाद लोगों से मिलते भी हैं, फिर वो बाकायदा इंस्ट्रक्शंस देते हैं, फिर उनके मैसेज इमरान खान साहब तक पहुँचते हैं, और इमरान खान साहब के जवाब के बाद फिर इन चीज़ों के ऊपर इम्प्लीमेंटेशन होती है। तो आलमोस्ट वो ना होने के बावजूद, रुपोश होने के बावजूद भी वो खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर हैं, क्योंकि उनके पास जो इख्तियारात हैं वो अली अमीन गंडापुर साहब के पास भी नहीं है, और गंडापुर साहब की मजाल नहीं है कि मुराद सईद साहब का जो हुक्म है उसको टाल सकें। तो ये मामला है जी अब खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, और अगर मुराद सईद साहब ने ये मामला चलाना है तो फिर तो ये हुकूमत चल गई, क्योंकि मुराद सईद साहब जो है रुपोशी के अंदर ठीक ठाक किस्म के बड़े भूत बन चुके हैं, और उस भूत से अब वहाँ पे ब्यूरोक्रेसी भी डरती है, और एमपीएस भी डर रहे हैं, और साथ साथ वुज़रा भी डर रहे हैं, और हो सकता है अली अमीन गंडापुर साहब भी डर रहे हों, क्योंकि मुराद सईद साहब जो है वो इमरान खान साहब के बहुत करीब हैं, और अगर इमरान खान साहब को उन्होंने कह दिया कि चीफ मिनिस्टर को बदल दें, तो हो सकता है फिर खैबर पख्तूनख्वा के अंदर चीफ मिनिस्टर ही बदल जाए। तो मुराद सईद साहब जो है, मेरा ख्याल है उनके सामने हाथ जोड़ें, उनसे माफ़ी मांगे और उनसे कहे भाई माफ़ कर दो, सूबा चलने दो, सिर्फ एक सूबे में हमारी गवर्नमेंट है, उसका बेड़ा गर्क तो ना करो। मुझे इजाज़त दीजिए, अगले व्लॉग में मुलाकात होगी।